Greetings everyone. Welcome back. We were doing the NCERT question answer of photosynthesis in higher plants. Because of some technical issue, हम सिर्फ 6 क्वेश्चन ही कर पाए थे बेटा. आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे. Yes, question number 7, that is, look at leaves of the same plant on shady side and compare it with the leaves on the sunny side. एक सेम प्लांट है, सेम प्लांट के लीफ को हमें देखना है. एक बार देखना है उसकी शेडी साइड को और एक बार देखना है उसकी सनी साइड को, और कंपेयर करना है द पोटेड प्लांट केप्ट इन द सनलाइट विद दोज इन द शेड. ठीक है. विच ऑफ दैम हैज लीव्स दैट आर डार्कर ग्रीन. या तो सेम प्लांट का लीफ ले लो या दो पोटेड प्लांट को कंपेयर कर लो. एक को सनलाइट में रखा है, दूसरे को शेड में रखा है. तो देखो यहां लाइट क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है फॉर फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर? मैंने तुम्हें एक लॉ पढ़ाया था, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे. ठीक है. तो उनमें से एक ऐसा फैक्टर जिसकी अमाउंट कम होने के कारण, लेस अमाउंट कम होने के कारण जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट कम हो रहा है, तो उस फैक्टर को क्या बोलेंगे बेटा, लिमिटिंग फैक्टर. तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के केस में जो लाइट है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है. भाई फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की कंसंट्रेशन भी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी है, वाटर भी है, लेकिन फोटोसिंथेसिस रेट नहीं बढ़ रहा, घट रहा है. क्यों? क्योंकि लाइट क्या है, एक ऑप्टिमम अमाउंट में उसको नहीं मिल रही. ठीक है. तो लीव्स गेट लेसर लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस व्हेन दे आर इन शेड. जब वो शेडी एरिया में है तो उसको कम लाइट मिलती है. एंड द लीव्स और प्लांट इन शेड परफॉर्म लेसर फोटोसिंथेसिस एज कंपेयर टू द लीव्स और प्लांट्स केप्ट इन सनलाइट. ठीक है. तो जो सनलाइट में जो लीव्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू शेडी प्लांट्स में. अब अगर फोटोसिंथेसिस को बढ़ाना है, अगर फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाना है, तो शेडी एरिया के अंदर जो लीव्स थे उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा होता है. क्यों होता है वो मैं अभी बताती हूँ. देखो मैंने कल तुम्हें कार्डिनल पॉइंट बताए थे. कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल पॉइंट्स 3 होते हैं, मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम. ठीक है. ऑप्टिमम पे मैक्सिमम रेट मिलता है फोटोसिंथेसिस का. ठीक है. मैक्सिमम रेट मिलता है फोटोसिंथेसिस का. तो जो शेडी एरिया में जो प्लांट्स हैं उसमें ऑप्टिमम लाइट जो है मिल रही है, जिससे कि क्लोरोफिल पिगमेंट भी बन रहा है, अच्छे से बन रहा है. अच्छे से बन रहा है तो क्या हो रही है, अगर क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ रहा है तो लाइट भी क्या हो रही है, ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है. ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ रहा है. लेकिन जो सनी प्लांट्स हैं उनमें लाइट क्या है, मैक्सिमम आ रही है, यानी कि उतनी नहीं आ रही है जितनी होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाने के लिए. इसीलिए उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट कम होता है. क्लोरोफिल पिगमेंट कम होता है तो उसकी जो कलर की शेड क्या होती है, वो लाइट होती है. देयरफॉर द लीव्स और प्लांट्स इन शेड आर ग्रीनर देन द लीव्स और प्लांट्स केप्ट इन sun. So this is the logic behind it. Next question, question number 8. Figure 13.10 shows the effect of light on the rate of photosynthesis based on the graph. Answer the following question. At which point A, B, C in the curve is light a limiting factor? What could be the limiting factors in region A? What do C and D represent on the curve? तो अगर हम यहाँ देखें तो यहां पर क्या है, ये A है, ये B है और ये क्या है बेटा, C है. ठीक है. ये क्या है, A है, ये B है और ये क्या है, C है. तो पहला क्वेश्चन क्या था, देखो पहला क्वेश्चन ये था, एट विच पॉइंट A, B और C इन द कर्व इज लाइट अ लिमिटिंग फैक्टर.
ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे आप कहोगे कि लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है? तो देखो, जनरली लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, इट बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट्स ग्रोइंग इन शेड और अंडर ट्री कैनोपी। वैसे जनरली देखा जाए तो लाइट अवेलेबल होती है, लेकिन ये सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर उन प्लांट्स के लिए है जिनको सनलाइट अवेलेबल कम हो पाती है, जैसे शेडी प्लांट हो गए, या फिर जो ट्री, बड़े बड़े ट्रीज के नीचे जो प्लांट ग्रो करते हैं, उनमें क्या हो सकता है, लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। इन द गिवन ग्राफ लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर एट द पॉइंट वेयर फोटोसिंथेसिस मिनिमम। ए में क्या फोटोसिंथेसिस मिनिमम है, यहाँ पे तो देखो मैक्सिमम है, इन पॉइंट्स में क्या है, मिनिमम है। देखो ये पॉइंट यहाँ पे तो मिनिमम है, देखो ये मिनिमम है। एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इन द रीजन ए रीजन में क्या है, फोटोसिंथेसिस की वैल्यू सबसे कम है, तो इसी रीजन में क्या है, लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर लाइट इसको नहीं मिल रही है या कम मिल रही है, इसलिए उसका फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, कम है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर्स इन रीजन ए। रीजन ए में क्या लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, तो देखिए मिलता जुलता है। लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए, water temperature and concentration of carbon dioxide could also be limiting factor in this region। इस रीजन में मैंने अभी बताया था लिमिटिंग फैक्टर को लेके लॉ बताया था, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। उसमें कहा गया था कि कई सारे फैक्टर फोटोसिंथेसिस को या फिर कि केमिकल रिएक्शन को के रेट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीजन ए में लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा वाटर, टेम्परेचर और CO2 की कंसंट्रेशन भी क्या हो सकती है, लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है। क्यों हो सकती है बेटा, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, कम है। फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, कम है। तो कम किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकती है, लाइट की वजह से भी हो सकती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज द पार्ट सी, व्हाट डू सी एंड डी रिप्रेजेंट ऑन द कर्व। सी और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो point D represent the optimum point and gives the light intensity at which the maximum photosynthesis is recorded। point D इन्होंने ये वाला बोला है बेटा, point D ये वाला। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम क्या दिखाई दे रही है मुझे, फोटोसिंथेसिस दिखाई दे रही है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, देखिए point D represent the optimum point, gives the light intensity at which the maximum photosynthesis is recorded। The rate of photosynthesis remain constant after this point even though the intensity of light। इसके बाद ये जो C पॉइंट आता है ना, आप इसके बाद लाइट इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लीजिए, लेकिन देखो इस तरफ जाओगे तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन यहां जो फोटोसिंथेसिस का रेट है जो D पॉइंट पे था वो कांस्टेंट ही चल रहा है, आगे ये बढ़ नहीं रहा है। तो पॉइंट सी ये बताता है कि आप कितनी लाइट इंटेंसिटी बढ़ा लो, लेकिन फोटोसिंथेसिस रेट क्या है बेटा, कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गिव कंपैरिजन बिटवीन द फ्लोइंग C3 एंड C4 पाथवे। देखो C3 पाथवे में क्या होता है कि CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो 5 कार्बन का, 6 नहीं 5 कार्बन का क्या होता है, RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, जो कि क्या है, एक कीटोज शुगर है, कीटोज शुगर में जिसमें कीटोन ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O। C4 पाथवे में प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट, जो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। CO2 और RUBP के मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है पहला, वो बनता है फोस्फोग्लिसरेट, PGA बनता है, और इसमें बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये जो C3 पाथवे होता है ये लीव्स की मेसोफिल सेल में होता है, और C4 पाथवे के अंदर 2 सेल इन्वॉल्व होती है, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। C4 पाथवे एक स्लो प्रोसेस है कार्बन फिक्सेशन का, क्योंकि इसमें क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह काम करना शुरू कर देता है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। C4 एज कंपेयर टू फास्टर प्रोसेस है, क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दोनों
इवेंट किसके हैं बेटा? लाइट रिएक्शन के, लाइट रिएक्शन के। तो साइक्लिक देखो, साइक्लिक में सिर्फ एक फोटो सिस्टम काम करता है, फोटो सिस्टम 1। नॉन साइक्लिक में दोनों होते हैं, 1 और 2। इसके अंदर एटीपी की सिंथेसिस होती है, इसके अंदर एटीपी की भी होती है और NADPH2 की भी होती है, ठीक है। साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि जब वाटर टूटता है तो हाइड्रोजन आयन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन और उसके साथ साथ क्या देता है? ऑक्सीजन भी देता है। लेकिन जब फोटोलिसिस हो ही नहीं रही है तो ऑक्सीजन भी नहीं आएगी। बट इन नॉन साइक्लिक फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, ऑक्सीजन निकलती है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में, एक क्लोज सर्कल में घूमते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव नहीं करते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी का बनना, ठीक है। तो एटीपी का बनना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब नेक्स्ट आ जाइए, एनाटॉमी ऑफ द लीव्स इन C3 एंड C4 प्लांट्स। C3 एंड C4 प्लांट्स। C3 लीव्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें बंडल शीथ सेल एब्सेंट होती है, C4 के अंदर बंडल शीथ होती है। C3 लीव्स के अंदर जो रुबिस्को एंजाइम होता है वो मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। C4 में रुबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल के अंदर होता है। पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो बनता है PGA, फोस्फोग्लिसरेट, जो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। इसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है जो कितने कार्बन का है बेटा? 4 कार्बन का है। इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होती है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती बिकॉज ऑफ द स्पेशल एनाटॉमी, दैट इज द क्रैन्स एनाटॉमी, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके NCERT क्वेश्चन आंसर ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आई होप ज्यादा से ज्यादा मैं आपको समझा पाई हूं, क्योंकि क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो एक तरीके से हम हर एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से फिर से समझते हैं। अगर जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है बेटा, उसको क्वेश्चन आंसर और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है, पहले प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप पहले पूरे चैप्टर को समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस को समझेंगे तो आपको समझने में मज़ा भी आएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डबल हो जाएगी, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।